विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पागलपन की विरासत। अध्याय 1 यहां एक उपकार करता है। जब एक व्यक्ति दूसरे का पीछा करता है, चाहे पीछा करने वाला या पीछा किया जा रहा हो, कितना भी सावधान क्यों न हो, यह काम अक्सर कोलकाता की सड़कों पर नजरअंदाज नहीं होता। कम से कम 4 लोग थे जिन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर जगत मोहन, जिन्हें हाल ही में क्राइम ब्रांच में पदोन्नत किया गया था, उन्हें कॉलेज स्ट्रीट पर एक छोटा मोटा अस्त व्यस्त आदमी पीछा कर रहा था, जो फिर भी किसी भूली हुई सभ्यता की रहस्यमय छवि लिए हुआ था। इंस्पेक्टर ने अपने हाथ अपनी रेनकोट की जेबों में डाल रखे थे। कॉलर इतना ऊपर उठाया था कि लगभग उनके जर्जर ट्रिलबी की टोपी के किनारे से मिल रहा था। उनके कंधे झुके हुए थे, उनके पैर गीले थे और उनका चलने का अंदाज उनके मन की उदासी जाहिर कर रहा था। आसपास से गुजरने वाले आम लोगों के लिए कोई खास बात नहीं थी कि यह चौड़े कद वाला आदमी, जो शायद एक दलाल हो सकता था, इंस्पेक्टर का पीछा कर रहा है। इंस्पेक्टर खुद भी हैरान हो जाते अगर उन्हें पता चलता कि कोई सोच रहा है कि वह पुलिस वाले को जानता है, लेकिन बूढ़ी मिसेज मालोती, जो प्रांतीय बैंक के बाहर फूल बेचती है, ने मिस्टर जगत मोहन को पहचाना और उनके पीछे चल रहे आदमी को देखा और जोर से अपनी बेटी से पूछा, जो लेट एक्स्ट्रा इवनिंग स्टैंडर्ड की गाड़ी का इंतजार कर रही थी और उसकी ऊंची एड़ी के जूते पानी से भर गए थे क्योंकि नाली में तेज बहाव था। बड़ी एंग्लो अमेरिकन होटल की सीढ़ियों पर खड़ा पुलिस कमिश्नर ने भी दोनों पुरुषों को देखा और खुद को बधाई दी कि कुछ भी उसकी नजर से छूटता नहीं। स्टेपलिन के पास आखिरी कैबी ड्राइवर पुराने टॉड ने भी यह दृश्य नोट किया जब वह अपनी स्टील के फ्रेम वाले चश्मे के ऊपर उदासीनता से घूर रहा था, शाम के रश के इंतजार में, सोचते हुए कि उसका आखिरी ब्रेक इस बारिश में काम करेगा या नहीं। और आखिर में इंस्पेक्टर खुद भी इस बात से अवगत था। कोई भी पुलिस वाला 25 साल बिना इस बात के संवेदनशील हुए नहीं रह सकता कि वह अकेला अपनी सैर में नहीं है और चुपके से पीछा करने वाला साथी उतना ही असली होता है जैसे वह उसके साथ हो। आज इंस्पेक्टर को यह पता था और उसने इसका कोई ध्यान नहीं दिया। बहुत से लोग हो सकते थे जिन्हें जगत मोहन पर हमला करने का पर्याप्त कारण था, लेकिन जहां तक उसे पता था, कोई भी ऐसा साहस नहीं करेगा कि वह दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच ऐसा करे। इसलिए वह बारिश में अपने निजी दुख में डूबा हुआ आगे बढ़ता रहा। वह लंबा, अच्छा स्वभाव वाला आदमी, जिसका मोटापा सिर्फ पेट पर बड़ा था, उसे केवल हल्का अपछुआ था और साथ ही एक असुविधाजनक पूर्वाभास कि उसकी किस्मत साथ नहीं है और कुछ अप्रिय होने वाला है। उसका स्वभाव कल्पनाशील नहीं था, लेकिन पूर्वाभास होता है और उसने अभी क्राइम ब्रांच में शामिल होना शुरू किया था। इसलिए अगर कुछ मुश्किल आया तो उसकी जिम्मेदारियां कम नहीं होंगी। ऊपर से बारिश, अपच जिसने उसे टहलने भेजा था, और फिर से बारिश। ब्लाइंडिंग तूफान के बीच में जो वायडक्ट के ऊपर से उड़ रहा था, वह रुका और खुद को डांटा। उसके पीछे का अस्पष्ट साया उसकी सबसे कम परेशानी थी। फिक्र मत कर, यह बारिश उसे भीगा रही थी। वह होटल के क्षेत्र से बाहर था और दादी जैसी सरकार की देखभाल के कारण 1 और 1.5 घंटे तक कोई पब खुला नहीं होगा। उसकी पैंट की टांगें उसके टखनों पर चिपक रही थीं और उसने जब रेनकोट का कॉलर ऊपर किया तो उसकी टोपी के किनारे से पानी उसकी गर्दन के पीछे गिर गया। वह हजारों चीजें कर सकता था। वह टैक्सी लेकर पुलिस स्टेशन या किसी रेस्तरां या होटल जा सकता था जहां आराम से सूख सके, लेकिन उसका मूड अजीब था और उसने आसपास आक्रामक नजर डाली। इस इलाके का सबसे नया कांस्टेबल भी कुछ आश्रय जानता होगा, किसी जगह को जहां कोई सूख सके, खुद को गर्म रख सके और शायद एक मनमाफिक धूम्रपान कर सके। कोलकाता जैसा कि सभी महान शहर जो हजारों वर्षों से बनाए और पुनर्निर्मित होते आ रहे हैं, के पास तरह तरह के अजीब कोने होते हैं। छोटे भूले हुए सार्वजनिक जमीन के टुकड़े जो अभी भी सार्वजनिक हैं, भले ही वे बड़े निजी संपत्ति के पत्थर के ढेरों के बीच छुपे हों। वायाडक्ट पर खड़ा जगत मोहन 20 साल पहले की याद में खो गया, जब वह खुद
कोलकाता में नया कांस्टेबल था, प्रांतों से ताजा। निश्चित रूप से वह इस नीरस सड़क पर घर लौटते हुए चला होगा। निश्चित रूप से वहां कोई आश्रय रहा होगा जहां उसने भयावह मौखिक परीक्षा के जवाब तैयार किए होंगे, या अपने कामों का एक अतिशयोक्तिपूर्ण लेखन मनोरमा के लिए बनाया होगा जो अब जोरहाट में थी। उसके आसपास के भवन बदल गए थे, लेकिन जमीन की रेखा वही थी। यादें धीरे धीरे वापस आईं, जैसे पत्तों के बीच से देखे गए दृश्य की तरह। लेकिन अचानक उसे गर्म झोले और गर्म पानी की पाइप की एक बासी गंध याद आई, और फिर सब कुछ लौट आया। अंधेरे रास्ते की याद, जिसमें अंत में प्रकाश की किरण थी, दीवार में लाल दरवाजा जिसके बाहर बाल्टी थी और उसके सामने एक मूर्ति थी। तुरंत ही उसका मन काफी उत्साहित हो गया और वह शहर के अंदर और आगे बढ़ने लगा, जब तक कि एक अचानक मुड़ाव ने उसे दो भव्य थोक व्यापारियों के दरवाजों के बीच निचोड़ दिए गए एक संकरे मेहराब वाले रास्ते के सामने ला खड़ा नहीं कर दिया। उस मार्ग के भीतर के फर्श की पट्टियां घिस चुकी और पग पग कर बेढंगी ढंग से जड़ी हुई थीं, और सफेद रंग से रंगे हुए दीवार पर एक छोटा टूटा फूटा नोटिस लगा था, जो धूल से आंशिक रूप से मिट चुका था और छाया के कारण और स्पष्ट था, जिस पर सरलता से लिखा था, कब्र तक। इस गली में इंस्पेक्टर जगत मोहन बिना किसी हिचकिचाहट के कूद पड़े। लगभग 15 गज की सुरंग के बाद वह एक छोटे आंगन में निकले, जिसका स्वरूप तब से नहीं बदला था जब उन्होंने इसे पहली बार देखा था, और न ही पिछले 100 सालों में। यहां चारों तरफ से भूरे काले भवन खड़े थे, जो छोटे से धूसर और असहयोगी आसमान को घेरे हुए थे। इस प्राचीन भवन के ब्लॉक के बीच में इस विशेष वायु मार्ग का कारण आंगन का बड़ा हिस्सा लेता था, जो बिखरी हुई पीली घास का एक आयताकार क्षेत्र था, जिसे रेलिंग से घेरा गया था, और उसी के बीच में एक पत्थर की मूर्ति आराम करती थी, जिसमें आदमी ने डबलट और हौज पहने थे। मूर्ति के पैरों के पास एक पट्टिका जिज्ञासु लोगों को सूचित करती थी, सर रिचर्ड रॉय चौधरी, उन्होंने यह जमीन खरीदी अपने हड्डियों के लिए। जहां वे लेटे हैं उन्हें परेशान न करो, नहीं तो तुम हिल जाओगे जब तुम मरने आओगे। कोलकाता के मेयर मेहर अली 1876। और उसके नीचे एक आधुनिक लिपि में, यहां एक हितकारी बेनिफेक्टर लेटा है, कोई उसकी हड्डियां न हिलाए। बाद के कोलकाता के धार्मिक या शायद अंधविश्वासी महापुरुषों ने अब तक सर रिचर्ड रॉय चौधरी और उनकी संपत्ति का सम्मान किया था, इतना कि उन्होंने अपने व्यवसाय उनके आसपास बनाए थे, न कि सीधे उनके ऊपर या नीचे। हालांकि सुरंग के ऊपर बने ब्लॉक के निर्माता ने आंगन का उपयोग कोयला लाने के प्रवेश द्वार के रूप में किया था, क्योंकि कानूनी मार्ग इतना संकरा था कि वह माल के प्रवेश के लिए उपयुक्त नहीं था, और लाल दरवाजा, जिसे इंस्पेक्टर याद करता था, मूर्ति के दाईं ओर था, जो उस प्राचीन फर्म की पुराने तरह की हीटिंग व्यवस्था में जाता था, जो पूर्वी ब्लॉक में स्थित था। दरवाजा एक बाल्टी से खुला रखा गया था, जैसे हमेशा से था। इंस्पेक्टर की जागृत आंखों को वह बाल्टी वहीं लगी, और उन्होंने सोचा कि क्या बूढ़ा चालाक चाचा, यह नाम उनके मन में मधुर परिचय के साथ वापस आया, अभी भी जल रहा है। उनका अवसाद हर कदम पर कम हो रहा था, और वह चहकते हुए आगे बढ़े। थोड़ा अजीब सा मन करने पर भी उन्होंने उस बाल्टी को लात मारने से खुद को रोका, जब वह भट्टी के अर्ध अंधेरे कमरे में प्रवेश कर रहे थे। और यह, अगर मैं गलत नहीं हूं वॉटसन, हमारा मुवक्किल है, धुंध से निकली आवाज ने कहा। हे भगवान, पुलिस बल! पहले आश्चर्य के झटका के बाद इंस्पेक्टर मुड़े और देखा कि सामने एक जवान आदमी बैठा था, जो चूल्हे की गर्म धुंधली छांव में मलबे के ढेर पर असुरक्षित रूप से टिका था। भट्टी से आती एक किरण ने उसकी आकृति को उजागर किया, जिससे वह स्पष्ट दिखा। इंस्पेक्टर को एक दुबला, साफ सुथरा बदन और एक पीला चेहरा दिखाई दिया, जो विशाल हॉर्न रिम वाले चश्मे के कारण आधा छिपा हुआ था। युवा आदमी के सिर पर एक पुरानी शैली की हिरण शिकारी टोपी, डियरेस्ट डॉलर कैप, तिरछी और नाखुश मुद्रा में रखी थी, जो विचित्रता का अंतिम नोट थी। चीफ डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जगत मोहन हंसने लगे। 10 मिनट पहले तक उन्हें लगा था कि स्पॉन्टेनियस हंसी उनसे हमेशा के लिए छूट गई है। भैरवनाथ मुखर्जी, उन्होंने कहा, अब तुम्हारे पीछे कौन है? जवान आदमी अपने सिंहासन से उतरा और अपना हाथ बढ़ाया।
मैं एक मुवक्किल का इंतजार कर रहा हूं, उसने आराम से बताया। मैं यहां आधे घंटे से हूं। तुम क्या ढूंढ रहे हो? गर्मी और थोड़ी शांति, दूसरे ने शिकायत भरे स्वर में कहा। यह मौसम मेरी जिगर को परेशान करता है। उन्होंने अपना रेनकोट उतारा, जोर से झटका दिया और उसे मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के आराम करने की जगह पर फैला दिया। यह प्रक्रिया उन्होंने अपनी टोपी के साथ भी दोहराई और भट्टी के पास उतनी ही दूरी पर खड़े हुए जितना कि खुद को जलाए बिना रह सके। उनका साथी उन्हें हल्की हंसी के साथ देख रहा था। फिर भी तुम एक छोटे पुलिस वाले लगते हो, उसने कहा। क्या बात है? पुराना बॉबी अपनी पहली गिरफ्तारी के स्थान पर लौटता है। एक बिग फिफ्थ का भावुक सफर। मुझे जासूसी वाला नहीं लगना जगत मोहन, पर जैसा मैंने कहा, मैं एक मुवक्किल का इंतजार कर रहा हूं। सच कहूं तो तुम्हारे कदम सुनते ही मुझे लगा तुम कोई रहस्यमयी महिला हो और दिल टूट गया। इंस्पेक्टर भट्टी से मुड़े और अपने दोस्त को ध्यान से देखा। यह फैंसी ड्रेस क्यों? उन्होंने पूछा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपने सिर से भारी ट्वीड की टोपी हटाई और उसे प्यार से देखा। मैं यहां आते समय रामदास एंड सन्स के पास गया था, उन्होंने बताया, और मैंने इसे देखा। उन्होंने बताया कि वे साल में एक टोपी ग्रामीण डीन के लिए बनाते हैं, जो इसे स्थानीय चूहा पकड़ने के उत्सव में पहनता है। मुझे इसे लेना पड़ा। रोमांटिक मुवक्किल से मिलने के लिए बिल्कुल सही चीज है ना? इंस्पेक्टर मुस्कुराए। गर्माहट उसके हड्डियों तक पहुंचने लगी थी और उसकी दोस्ती फिर से लौटने लगी थी। तुम कितने अजीब इंसान हो भैरवनाथ मुखर्जी, उसने कहा। तुम जब भी सबसे अचंभित करने वाली जगहों पर दिख जाते हो तो मुझे कभी हैरानी नहीं होती। मैंने कहा था कि कोलकाता में आधे दर्जन लोग ही इस छोटे से छुपे हुए जगह के बारे में जानते हैं। फिर भी जब मैं पहली बार 20 साल बाद यहां आया तो तुम्हें फैंसी ड्रेस में यहां बैठे पाया। ये तुम कैसे करते हो? भैरवनाथ मुखर्जी ध्यान से अपनी हिरण शिकारी टोपी के फ्लैप खोले। प्यारे लग ने मुझे ये आइडिया दिया, उसने कहा। वो अब भी मेरे साथ है, जानो, बुलपप और फेमदे शेम्ब्रे का मिश्रण। मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां मैं एक युवती से बात कर सकूं जो इतनी गलत फहमी में है कि सोचती है मैं एक निजी जासूस हूं। इंस्पेक्टर ने अपनी पाइप को भट्टी के खिलाफ ठोक दिया। मजेदार है कि ये बातें कैसे फैल जाती हैं, उसने कहा। तुम आजकल खुद को क्या कहते हो? भैरवनाथ मुखर्जी ने उसे डांटते हुए देखा। डिप्टी एडवेंचरर, उसने कहा। मैंने ये हाल ही में सोचा। मुझे लगता है ये मुझे बिल्कुल परिभाषित करता है। इंस्पेक्टर गंभीरता से सिर हिलाया। और कोई चैलिस नहीं, उसने कहा। तुमने पिछली बार मुझे डराकर रख दिया था। एक दिन तुम्हें परेशानी हो जाएगी। जवान आदमी मुस्कुराया। तुम्हारा परेशानी का मतलब बहुत उन्नत होना चाहिए, उसने धीरे से कहा। इंस्पेक्टर मुस्कुराए नहीं। यही तो मैं परेशानी कहता हूं, उसने कहा, खुले दरवाजे से घिरे हुए घास के मैदान की ओर इशारा करते हुए। शायद कोई तुम्हारे पैरों के पास यहां एक हितकारी लेटा है, नहीं लिखेगा। इस बार क्या है? हाई सोसाइटी में कोई कांड, या फिर तुम जासूसी व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हो? नहीं, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने खेद व्यक्त किया। तुम मुझे यहां पाते हो जगत मोहन, एक बेवकूफी भरी बचकानी इच्छा में डूबा हुआ, प्रभावित करने की, साथ ही वैसे भी बदला लेने के लिए। मैं यहां एक महिला से मिलने वाला हूं। मैंने यह लगभग 6 बार बताया है। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे नहीं जानता। सच कहूं तो मुझे लगता है तुम इंटरव्यू के मूड को बेहतर बना सकते हो। कहो तो तुम अपने किसी जवान से हेलमेट उधार लेकर आ जाओ, तब वो जान जाएगी कि मैं सच बोल रहा हूं जब मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। मिस्टर जगत मोहन चिंतित हो गए। अगर तुम्हारे साथ कोई बेवकूफ औरत आ रही है तो तुम उसे मत बताना कि मैं कौन हूं, उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा। वैसे ये क्या योजना है? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपनी जेब से मोटा ग्रे नोट पेपर निकाला। यह एक वकील का पत्र है, उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि इसके लिए उसके 6 रुपया खर्च हुए होंगे। पढ़ो, मैं तुम्हें लंबे शब्दों में मदद करूंगा। इंस्पेक्टर ने कागज लिया और खुद ही शब्द दर शब्द पढ़ने लगे, हो कर कुछ शब्दों को बोलते हुए। 10 मुकुंदपुर हवेली, शांति निकेतन। मेरे प्यारे भैरवनाथ मुखर्जी, मैं हमेशा यह सोचता था
कि तुम मुझसे पेशेवर सलाह लेने आओगे, न कि मैं तुमसे। हालांकि संयोग के देवता हमेशा एक महिला की तरह बदलते रहते हैं, और जाहिर है यहां एक महिला के लिए ही मैं तुम्हारी सेवाएं चाहता हूं, जिसकी मीठी नादान वजह से। जब मैंने अपनी सगाई की घोषणा की थी, तब तुमने मुझे एक मजेदार छोटी सी बात लिखी थी। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने वह घटना पूरी तरह से नहीं भूली हो। फिर भी यह पत्र मेरी मंगेतर जोईता देव बर्मन के लिए है। जैसा कि मैंने शायद तुम्हें बताया था, वह फिलहाल बेचारी बच्ची अपने महान चाची के घर में पेशेवर बेटी और सहायक की भूमिका निभा रही है, जो एक बहुत बुजुर्ग हेक्युबा हैं, डॉ देव बर्मन की विधवा नैट्स, लगभग 1880। वे एक बहुत ही अजीब परिवार हैं और उसकी जिम्मेदारी काफी कठिन है। मामला यह है कि जोईता अपने चाचा अरनिंदम सीली की गायब होने को लेकर काफी चिंतित है, जो परिवार का एक सदस्य था और लगभग 1 सप्ताह से गायब है। मुझे वह आदमी पता है, एक सच्चा टाइप, परिवार का एक मोहमाया व्यक्ति, जैसा कि ज्यादातर परिवार के लोग होते हैं। मुझे लगता है कि वह शायद घुड़दौड़ में कुछ रुपया जीतकर चाची देव बर्मन की कठोर अनुशासन से 1 सप्ताह की छुट्टी पर गया होगा। फिर भी जोईता उतनी ही जिद्दी है जितनी की प्यारी, और उसने ठाना है कि वह कल गुरुवार 10 तारीख शहर आएगी किसी स्पेशलिस्ट से इस मामले में सलाह लेने। इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम मैं तुम्हारा नाम और पता उसे दे दूं और तुम्हें चेतावनी भी लिख दूं। उसका बहुत ही रोमांटिक स्वभाव है, मुझे डर है, और उसकी जिंदगी बहुत नीरस है। अगर आप कम से कम उसे उस जासूस को देखने का रोमांच दे सकें, शायद उसे जासूसी करते हुए भी, तो आप मेरे जैसे इंसान के, जो हमेशा आपका आभारी रहना चाहता है, चिर ऋणी हो जाएंगे। मेरे प्यारे मित्र, आपका समर्पित मानस दत्ता पुनः स्मरण। काश मैं कोलकाता में होता, काश ऐसा हो सकता, तो मैं इस मुलाकात को चुपके से देखने की बहुत ही मूर्खतापूर्ण इच्छा को रोक न पाता। पुनः स्मरण पुनः गोविंद, जिसे तुम शायद याद करोगे, अंततः ब्रिटिश राज्य की सेवा में भारत के दक्षिण में चला गया है, जैसा कि निश्चित ही उसे करना था। हेंडरसन ने मुझे लिखा है कि वह ड्रेन्स में चला गया है, इसका जो भी मतलब हो। सुनने में तो यह विशिष्ट ही लगता है। इंस्पेक्टर ने पत्र को सावधानीपूर्वक मोड़ा और भैरवनाथ मुखर्जी को लौटा दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं उस आदमी को खुद पसंद करता, उन्होंने टिप्पणी की। अच्छा ही होगा, इसमें शक नहीं, उन्होंने जल्दी से जोड़ा। लेकिन अगर तुम उसे गवाह के कटघरे में अपने खिलाफ पाओ, तो वह तुम्हें मूर्ख साबित कर देगा, बिना केस को जरा भी आगे बढ़ाए। वह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, और सच कहें तो लगभग जानता भी है किताबों और मृत भाषाओं के बारे में। लेकिन क्या उसे यह जरा भी अंदाजा है कि वो मानसिक प्रक्रिया क्या थी जिससे आरोपी ने 1927 में चिस्विक में वादी से शादी कर ली, जबकि उसने पहले ही 1903 में पहले गवाह से शादी कर ली थी? बिल्कुल नहीं। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सिर हिलाया। मुझे लगता है तुम सही हो, उन्होंने कहा। हालांकि मानस एक बहुत अच्छा वकील है, लेकिन शांति निकेतन में केस आमतौर पर बहुत सुसंस्कृत होते हैं, मुझे लगता है। काश वह लड़की आ जाए, अगर आना है उसे। मैंने लक को साफ निर्देश दिया था कि जैसे ही वह पार्क स्ट्रीट पहुंचे, उसे यहां भेज दे। मैंने सोचा यह अंडरवर्ल्ड की एक झलक देगी जो साफ सुथरी, सुरक्षित और शिक्षाप्रद होगी। उस किस्म की लड़की जिसे मानस शादी के लिए मना सकता है, मानसिक रूप से थोड़ी अटक गई होगी। वैसे भी उसकी समस्या मूर्खतापूर्ण लगती है। उसने एक बहुत अप्रिय चाचा को खो दिया है, उसे ढूंढने की चिंता क्यों करना? मेरा विचार है कि मैं इस सुविधाजनक ढांचे पर बैठूं, अपनी छोटी सी जासूसी टोपी पहनूं और चाचा अरनिंदम पर कुछ सीधे साधे टिप्पणियां करूं। वह युवती गहराई से प्रभावित होकर मानस के पास लौटेगी और पूरी निष्ठा से वही दोहराएगी जो उसने देखा और सुना। ऐसी लड़कियां हमेशा ऐसा ही करती हैं। मानस निष्कर्ष निकालेगा कि मैं तेजी से पागलखाने की ओर अग्रसर हूं, और वह उसकी डायरी से मेरा नाम काट देगा और मुझे चैन से छोड़ देगा। व्यापार कैसा चल रहा है? इंस्पेक्टर ने कंधे उचकाए। शिकायत नहीं करनी चाहिए, उन्होंने कहा, पर तरक्की हमेशा परेशानी ही लाती है, जब से मुझे याद है। सावधान रहो, भैरवनाथ मुखर्जी ने अचानक कहा। वो आ रही है। दोनों आदमी सुनने के लिए खड़े हो गए।
गूंजते हुए कदमों की आवाज गली में सुनाई दी। वे लगभग आंगन तक बढ़े और फिर थोड़ी दूरी पर लौट आए। एक लंगड़ा आदमी जो नंबर 9 के बूट पहने हुए है, चुरूट पी रहा है और शायद पेशे से सामान सप्लायर का सहायक है। भैरवनाथ मुखर्जी ने बुदबुदाते हुए कहा और अपनी टवी टोपी पहन ली। कम से कम उसकी जूतियां तो सेंसिबल लग रही हैं, उन्होंने थोड़ा गंभीर होते हुए जोड़ा। उम्मीद है मानस ने कोई दहाड़ती इंग्लिश गुलाब नहीं चुन ली। मिस्टर जगत मोहन ने आधे खुले दरवाजे और खंभे के बीच की दरार से झांका। ओह, उन्होंने सहजता से कहा, वो आदमी है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सवालिया भौं उठाई। इंस्पेक्टर ने समझाया, आज पुलिस स्टेशन से कोई मेरा पीछा कर रहा था। उन्होंने कहा, बारिश में वो आदमी था, मुझे तो पूरा भूल ही गया। शायद वो जब से मैं अंदर आया हूं तभी से बाहर मंडरा रहा है। शायद कोई जिसकी कोई शिकायत है, या फिर कोई सनकी जो मुझे किसी ऐसी खोज का प्रस्ताव देने आया है जिससे अपराधियों को पहली नजर में पहचाना जा सके। तुम्हें हैरानी होगी भैरवनाथ मुखर्जी, ऐसी चीजें मुझे कितनी बार मिलती हैं। शायद मुझे उसे देख ही लेना चाहिए। बारिश फिलहाल थम गई थी, हालांकि आसमान अब भी ठंडा और बादलों से घिरा हुआ था। जगत मोहन आंगन में निकले, रास्ते के मुहाने तक गए, उसमें झांका और फिर आकर फिर से आंगन की ओट में खड़े हो गए। भैरवनाथ मुखर्जी बॉयलर रूम के दरवाजे पर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। पतले, सजे धजे, सिर पर अजीब टवीड की टोपी रखे। कदमों की आवाज फिर से सुनाई दी और एक पल बाद वह चौकोर कद काठी वाला आदमी सामने आया, जिसके चेहरे पर खोई हुई इज्जत की झलक भर रह गई थी। करीब से देखने पर वह पहले से अधिक जटिल लगा। उसका लाल सुर्ख चेहरा फूला हुआ था, खुरदरी त्वचा और गहरी रेखाएं उसके चेहरे की प्राकृतिक बनावट को लगभग छिपा देती थीं। वह सूट जो वह आत्मविश्वास से पहने था, तेल के दागों से भरा और जीर्ण था, और उस वक्त तो वह लगभग पूरी तरह भीगा हुआ था। हालांकि वह चुपके से चारों ओर देख रहा था, लेकिन उसमें एक प्रकार का आक्रामक भाव था, और उसने इंस्पेक्टर को अपनी लाल लाल आंखों से दृढ़ता से घूरा। मिस्टर जगत मोहन, उसने कहा, मुझे आपसे बात करनी है। मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जो शायद आपको और आपके दोस्तों को बहुत सी परेशानी से बचा सकती है। इंस्पेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह आगे की घटनाओं की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। उस आदमी की आवाज आश्चर्यजनक रूप से गहरी और उच्च शिक्षा प्राप्त लहजे वाली थी। भैरवनाथ मुखर्जी की रुचि जागी और वह बिना सोचे समझे अपनी छुपने की जगह से बाहर निकल आया। जब उस अजनबी ने भैरवनाथ मुखर्जी का कुछ असामान्य सा हुलिया देखा तो वह अचानक चुप हो गया और जबड़ा ढीला पड़ गया। मुझे नहीं पता था कि आपके साथ कोई और भी है, उसने बेरुखी से कहा। या कोई गवाह? इंस्पेक्टर ने सूखी आवाज में जोड़ा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपनी टोपी उतारी और आंगन में बाहर आ गए। अगर आप कहें तो मैं चला जाता हूं इंस्पेक्टर, उन्होंने कहा और अचानक रुक गए। तीनों आदमी चुपचाप खड़े रहे। गली में ऊंची एड़ी की जूतियों की पत्थरों पर तेज आवाज गूंज उठी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की मुलाकाती आ चुकी थी। वह अगले ही पल आंगन में आ गई, ठीक भैरवनाथ मुखर्जी की अपेक्षाओं के विपरीत। एक लंबी छरहरी युवती जो कस्बाई परंपरा के अनुसार बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से सजी संवरी थी। वह और भी युवा थी, जितना भैरवनाथ मुखर्जी ने सोचा था उससे कहीं अधिक। वह, जैसा कि इंस्पेक्टर ने बाद में कहा, किसी अच्छे परिवार की छोटी बहन जैसी लगती थी। वह सुंदर नहीं थी, उसका मुंह थोड़ा बड़ा था और उसकी भूरी आंखें जरा भीतर ढंसी हुई थीं। फिर भी वह अपने अलग तरह के आकर्षण में निस्संदेह आकर्षक थी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी इस बात से प्रसन्न थे कि उन्होंने अपनी चूहे मार टोपी हटा दी थी। अनजाने में ही उनके दोस्त मानस के प्रति उनका दृष्टिकोण सुधर गया। वे आगे बढ़े और हाथ बढ़ाते हुए बोले, मिस जोईता देव बर्मन, उन्होंने कहा, मेरा नाम भैरवनाथ मुखर्जी है। देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपको इतनी दूर आने के लिए परेशान किया। वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाए। लड़की, जिसकी नजर उनके पीछे से दो और लोगों पर गई थी, अब उस ठिगने अजनबी को देख चुकी थी जिसके पास इंस्पेक्टर को बताने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण था। उसके चेहरे पर भयभीत पहचान की अभिव्यक्ति आ गई और भैरवनाथ मुखर्जी ने देखा कि किस तरह उसके गले से ऊपर की ओर एक सफेदी की लहर धीरे धीरे चढ़ती जा रही है। अगले ही पल
वह एक अस्थिर कदम पीछे हटी और उसने उसे संभालने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। इंस्पेक्टर तेजी से उनकी ओर लपका। सावधान, उसने कहा। उसका सिर नीचे झुकाओ, 1 मिनट में ठीक हो जाएगी। वह अपनी फ्लास्क के लिए हाथ डाल ही रहा था कि लड़की ने खुद को सीधा कर लिया। माफ कीजिए, उसने कहा। मैं ठीक हूं, वह कहां गया? दोनों पुरुष मुड़े, लेकिन उनका चौकोर परिचित अब कहीं नहीं था। गली में तेजी से भागते कदमों की आवाज उसके भाग जाने की गवाही दे रही थी। जगतमोहन उसके पीछे भागा, लेकिन जब वह गली के सिरे पर पहुंचा और इधर उधर देखा, तब तक शाम की भीड़ पूरी तरह शुरू हो चुकी थी। फुटपाथ लोगों से भरे थे और उस रहस्यमय अजनबी का, जिसकी झलक ने मिस्टर मानस दत्ता की मंगेतर को इतनी बुरी तरह चौंका दिया था, कोई नामो निशान नहीं था। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।